महिंद्रा एक ऐसा नाम जो आज हर एक भारतीय के दिल से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो महिंद्रा के कई प्रोडक्ट के साथ हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि एसयूवीज, पिकअप्स, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, फाइनेंशियल कंपनी एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस कंपनी को आज हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, एक समय पे उसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? कैसे महिंद्रा ने एक इंडियन कंपनी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Do we give them encouragement that whatever they do, whether it's a new social startup or individual social responsibility, how can they synergize with state, local and central governments to multiply their? हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1892 में, जहां एक गरीब परिवार में जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म होता है। जगदीश चंद्र महिंद्रा अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके पिता की डेथ बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके चलते पूरे परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया था। लेकिन वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते थे, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और ये निश्चित किया कि अपने सभी भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। उन्होंने अपने भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा और खुद भी विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद जगदीश चंद्र महिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील से सेल्स मैनेजर के रूप में की। 1929 और 1940 तक उन्होंने यहाँ बहुत मेहनत और लगन से काम किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और स्टील इंडस्ट्री बहुत ही क्रिटिकल बन चुकी थी। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें इंडिया का पहला स्टील कॉन्ट्रैक्टर बनाया। लेकिन जगदीश चंद्र महिंद्रा यहाँ तक भी नहीं रुके और उन्होंने खुद की स्टील ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने की सोची। इस टाइम तक कैलाश महिंद्रा की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी और वो उनके भाई के साथ उनका ये सपना पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये काम शुरू कर सके। इसके लिए उन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया। इसके बाद जगदीश और कैलाश महिंद्रा ने मलिक मोहम्मद के साथ महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की शुरुआत की। उस समय दोनों भाइयों ने ये सोचा था कि वो अपनी इस स्टील कंपनी को सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाएंगे और टाटा स्टील से भी आगे जाएंगे। लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना दोनों भाइयों ने सपने में भी नहीं की थी। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मलिक मोहम्मद पाकिस्तान में चले गए, जहाँ पहले वे पाकिस्तान के वित्त मंत्री बने और बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। लेकिन मलिक मोहम्मद के पाकिस्तान चले जाने से महिंद्रा ब्रदर्स को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि उनकी स्टील कंपनी में मलिक मोहम्मद की जो भी हिस्सेदारी थी वो उन्होंने वापस ले ली। वो समय महिंद्रा के लिए एक कठिन समय था और बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगाया कि कंपनी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और वो अपनी कंपनी में लगातार मेहनत करते रहे और आखिर एक दिन उनकी कंपनी वापस प्रॉफिट में आ गई। अब कंपनी के एक मेंबर मलिक मोहम्मद कंपनी से अलग हो चुके थे, तो महिंद्रा ब्रदर्स को कंपनी का नाम बदलना था और कंपनी की सारी स्टेशनरी पर M&M यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद छप चुका था और वापस सारी स्टेशनरी का नाम चेंज करवाने में मोटा खर्चा आने वाला था। इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया, जिससे सारी स्टेशनरी पे से नाम चेंज करवाने का खर्चा भी बच गया। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं किया हो। यहाँ पे काम आता है केसी महिंद्रा यानी कैलाश चंद्र महिंद्रा का विदेश में रहने का एक्सपीरियंस। दरअसल केसी महिंद्रा अमेरिका की सड़कों पर जीप को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हुए थे और वो इस जीप को इंडिया की सड़कों पे भी दौड़ाना चाहते थे। बस फिर क्या था, महिंद्रा ने साल 1947 में विलिस कंपनी से बात की और विलिस जीप को इंडिया में भी असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। ये जीप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी सेना के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसकी बनावट बहुत ही मजबूत थी और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा था। और उस समय इंडिया की सड़कों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ये जीप इंडिया की सड़कों के लिए परफेक्ट थी और ये जीप इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और महिंद्रा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने लगा। फिर साल 1951 में जेसी महिंद्रा और साल 1936 में केसी महिंद्रा की डेथ हो गई। तब तक महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अपने देश की एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद 1963 में कंपनी की बागडोर केसी महिंद्रा के बेटे केशव महिंद्रा को सौंप दी गई। उन्होंने कंपनी की बागडोर 1963 में संभाली, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद ही साल 1947 से अपने पिता की हेल्प करते थे। जब कंपनी इनके हाथ में आई तो इन्होंने कंपनी को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करने की सोची और सबसे पहले ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की। दरअसल जीप की सक्सेस के बाद ही इनका इंटरेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आ चुका था और साल 1963 में अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर में महिंद्रा ने B275 ट्रैक्टर का लॉन्च किया और इसके अलावा तमाम तरह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी लॉन्च किए। लेकिन उसी दौरान महिंद्रा ग्रुप के रेवेन्यू को 80 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा देने वाले चिराग का जन्म हो चुका था। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आनंद महिंद्रा की। आनंद महिंद्रा
ऊटी के फेमस लॉरेंस स्कूल में जा चुके थे। इनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। केशव महिंद्रा ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था और साल 1886 में उन्होंने टेक महिंद्रा की शुरुआत की, जो आज महिंद्रा की सेकंड सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है और साथ ही इंडिया की टॉप 5 टेक कंपनीज में भी आती है। इसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे यूनिक आइडियाज में इन्वेस्ट किया और क्लब महिंद्रा की शुरुआत भी की। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी केशव महिंद्रा के टाइम पर ब्रांड बन चुकी थी, तो आनंद महिंद्रा ने किया ही क्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि महिंद्रा वर्तमान में जो भी है वो आनंद महिंद्रा की वजह से है। हालांकि यंग एज में आनंद महिंद्रा को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी को अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन 1981 में आनंद महिंद्रा को अपनी ही कंपनी MUSCO महिंद्रा यूजिन स्टील को एक आम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो काम सीखने लगे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उन्हें काम में इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे वो एक एक कदम आगे बढ़ने लगे और साल 1951 में उन्हें डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, 1997 में मैनेजिंग डायरेक्टर और साल 2001 में कंपनी का वाइस चेयरमैन भी बना दिया जाता है। फिर अगस्त 2012 में वो समय आया जब उनके अंकल केशव महिंद्रा ने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। दरअसल केशव महिंद्रा ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई तो कर दिया था, लेकिन उनका ज़्यादातर बिजनेस विदेशी कंपनी के रैम पे चल रहा था। जैसे कि विलीज के लाइसेंस पे वो जीप बेच रहे थे, इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में वो ट्रैक्टर बेच रहे थे। यहाँ तक कि उनकी IT फर्म टेक महिंद्रा भी ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बहुत कम था। लेकिन आनंद महिंद्रा में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो कुछ अलग ही करना चाहते थे। वो किसी के सहारे कंपनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की वजह से साल 1951 में महिंद्रा ग्रुप का जो टोटल रेवेन्यू 1520 करोड़ था, आज वो बढ़कर 1,22,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 90s में सुजुकी, hyundai और जनरल मोटर्स के इंडिया में आ जाने से लोगों के पास टाटा और महिंद्रा से कई बेहतर ऑप्शंस आ गए थे, जो गुड लुकिंग होने के साथ फ्यूल एफिशिएंट भी थे। लेकिन महिंद्रा अपनी पुरानी जीप में ही मॉडिफिकेशन करके अरमाडा मार्शल और अरमाडा ग्रैंड जैसी गाड़ियों को लॉन्च कर रही थी, जिसमें लोगों की दिलचस्पी कम होती गई। हालांकि महिंद्रा ने कुछ यूनिक करने की कोशिश भी की, जैसे कि फोर्ड के साथ मिलकर फोर्ड एस्कॉर्ट सीडन भी लॉन्च की, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तब आनंद महिंद्रा ने जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने की सोची और साल 1993 में उन्होंने अपनी R&D टीम को रीस्ट्रक्चर करके पवन गोयंका जी को अपनी टीम में शामिल किया, जो उस समय जनरल मोटर्स में इंडियन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। आनंद महिंद्रा के मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। उन्होंने अर्जेंट में एक मीटिंग बुलाई और पवन गोयंका जी से एक नए प्लेटफॉर्म पे एक इंडियन कॉम्पैक्ट XUV को डिजाइन करने का खर्चा पूछा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका खर्चा 1000 करोड़ से भी ज्यादा था, जो कि महिंद्रा ग्रुप के 4 साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा था। लेकिन पीछे हटना आनंद महिंद्रा जी ने सीखा ही नहीं था। उन्होंने कुछ खर्चों पे कटौती करके इस प्रोजेक्ट को 550 करोड़ के बजट में आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद साल 2002 में महिंद्रा की किस्मत बदल देने वाला कॉम्पैक्ट XUV महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च कर दिया गया, जबकि इसके 2 साल पहले ही इन्होंने इन हाउस इंजन के साथ बोलेरो को भी मार्केट में उतार दिया था। और फिर स्कॉर्पियो और बोलेरो की इस जोड़ी ने महिंद्रा को पॉपुलर कर दिया। इसके बाद XUV 300, XUV 500, XUV 700 और इसके बाद थार जैसी दमदार व्हीकल्स ने महिंद्रा को मानो पंखी लगा दिए हो। और इसके बाद आपको पता ही है कि ये सारी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में टॉप सेलिंग कार्स है। इसके बाद महिंद्रा एक इंडियन ब्रांड से एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बन गया और गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स जैसे ब्रांड्स को अपने में करके 2010 में महिंद्रा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गया। इसके अलावा महिंद्रा के पास 2 वर्ल्ड क्लास रेसिंग टीम भी है। आज महिंद्रा का 50% रेवेन्यू अकेले उसके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है, बाकी 31% टेक महिंद्रा, 9% फाइनेंशियल सर्विसेज और 10% बाकी कंपनीज से। तो दोस्तों, अब तक आप महिंद्रा कंपनी के इतिहास और बिजनेस एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। और बात करें आनंद महिंद्रा की, तो वो ऐसे मार्केट लीडर है जो समय के साथ चलकर लोगों की ज़रूरतों को देखकर फैसला करते हैं। आनंद महिंद्रा ने साल 1996 में नन्ही कली नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वो 5 लाख से भी ज़्यादा गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद कर चुके हैं। इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री में उनके योगदान को देख के 2020 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो यहाँ ऊपर टैप करके देखिए, इसमें मैंने टाटा इंडस्ट्रीज के इतिहास के बारे में बताया है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।